वेलकम अगेन। आज की जो क्लास है इसके अंदर अपन कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट जो अपने रिमेनिंग बचा हुआ था। तो आज बिना किसी बेस्ट अपन स्टार्ट करते हैं टाइम पे। नेक्स्ट आएगा अपना क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो बेसिकली इससे पहले भी अपन ने दो टाइप के सीमेंट पढ़े थे, उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो अपन ने पढ़ा था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, और एक पढ़ा था अपने एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो देखो रैपिड हार्डनिंग का मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ ले रहा है, यानी कि हार्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ गेन करना हो रहा है। जबकि सेटिंग का मतलब ये हो रहा है कि वो सेट हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी स्ट्रेंथ को कवर अप कर पा रहा है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस याद रखना कि रैपिड हार्डनिंग क्या होता है और क्विक सेटिंग क्या होता है। क्विक सेटिंग का मतलब होता है जल्दी से सेट होना, जबकि हार्डनिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ को गेन करना। सिंपल से इतना सा आप याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। वही हमें क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करूं तो देखो अपन ने देखा था जब अपन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, यदि जो भी रॉ मटेरियल अपन यूज़ करते हैं अपन सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत, तो अपन ने देखा था कि इसके अंदर एक तो अपन जिप्सम ऐड करते हैं। और जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है कि जो सीमेंट है वो जल्दी से सेट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, जिप्सम को ऐड कर रहे हैं। तो जितनी मात्रा में अपन कर रहे हैं, जैसे अपन 2 से 4% तक जो सीमेंट जिप्सम को ऐड करते हैं, एक तो उसके अपन कंटेंट को कम कर देंगे, दूसरा कुछ अपन ऐसे केमिकल्स के अंदर डालेंगे जिससे कि जल्दी से सेट हो जाए। तो बेसिकली इसके अंदर जो केमिकल डाला जाता है उसका नाम होता है एल्युमिनियम सल्फेट। तो जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ तो मैं क्या करेंगे, तो व्हेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सीमेंट, व्हेन मैन्युफैक्चर this cement add some एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं भाई, एल्युमिनियम सल्फेट को ऐड कर देते हैं एक तो, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट क्या किया जाएगा भाई, ऐड किया जाएगा। एक चीज़ तो याद रखनी है, ये वाली इंपॉर्टेंट, कई बार ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से पूछा जाता है कि क्विक सेटिंग सीमेंट के अंदर क्या ऐड करते हैं। तो अपन क्या याद रखना है, एल्युमिनियम सल्फेट को इसके अंतर्गत ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड सम एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, अपने पता था कि जिप्सम की कंटेंट को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है, ठीक है। तो इन दिस सीमेंट we reduce the content of gypsum। भाई जिप्सम की कंटेंट को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस सीमेंट की अपन मैं बात करूं तो देखो क्विक सेटिंग अपन को करवानी, सेटिंग कब होगी, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसको क्या कर देते हैं, ओपीसी के कंपेरिजन में क्या होता है, फाइनर होता है। क्या होता है भाई, फाइनर होता है, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, फाइन होते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज़ ए ग्राउंड मच फाइनर देन ओपीसी। इट इज़ ग्राउंड मच फाइनर देन ओपीसी। ओपीसी का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यानी जब इसकी अपन ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या कर देते हैं, उससे ज़्यादा बारीक इसको क्या कर देते हैं, पीस देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो ये जो सीमेंट है वो भी आप लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे कि इट सेट्स क्विकली नॉट हार्ड, ठीक है। इट सेट्स क्विकली बट नॉट हार्ड क्विकली। इट सेट्स क्विकली but not harden quickly, not harden quickly। यानी सेट तो जल्दी से हो जाता है, हार्ड जल्दी से नहीं होता है। यदि मैं वहीं इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करूं तो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग की टाइम की मैं बात कर लेता हूं। याद रखना है, कई बार ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगा वो रहेगा मेरा कितना, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है। कितना रहेगा भाई अपना, 5 मिनट्स। और वहीं यदि फाइनल सेटिंग टाइम्स की पूछ लिया जाए आपसे तो फाइनल सेटिंग टाइम शुड बी डायरेक्ट लिख लो आप 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है। तो इसका जो टाइम होता है वो क्या होता है भाई, 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाता है,
सेट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। कितनी, 5 मिनट और 30 मिनट्स। अब इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं अपन, मेन चीज़ आप देखो, ये तो आप उसकी अपनी प्रॉपर्टीज बताई भाई। मैन्युफैक्चरिंग की अपन बात करी तो अपन क्या कर दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड कर दिया, जिप्सम की कंटेंट को कम कर दिया, और इसको क्या कर दिया, जब ग्राउंडिंग करी तो क्या कर दी, ग्राइंडिंग जब इसकी करी तो थोड़ी सी बारीक कर दी एज़ कम्पेयर टू OPC। अब इससे क्या होगा, ये जल्दी से सेट हो जाएगा लेकिन हार्ड नहीं होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात कर ली अपने 5 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम की भी बात अपन ने कर ली। तो बेसिकली देखो इसको यूज़ कहाँ किया, जैसे कहीं भी फ्लोइंग वाटर है, क्या है भाई मेरा, एक तो फ्लोइंग वाटर है या फिर रनिंग वाटर है, या फिर अपन को क्या करना है, पानी के अंदर ही कॉन्क्रीट कास्ट करनी है, ठीक है। तो वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और या फिर कोई भी ग्राउटिंग पर्पज, ग्राउटिंग जैसे अपन देखा कोई फाइन क्रैक्स है, क्रैक के अंदर क्या करते हैं, सीमेंट का एक पेस्ट बनाते हैं और उसको अंडर प्रेशर उसमें क्या कर दिया जाता है, पेनिट्रेट कर दिया जाता है। तो इन दोनों के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कह सकते हो डायरेक्टली, या फिर इट इज़ यूज्ड व्हेन कॉन्क्रीट टू बी लेड अंडर द वाटर, यूज्ड इन कॉन्क्रीट लेड अंडर द वाटर एंड फ्लोइंग वाटर, एंड रनिंग वाटर भी लिख सकते हो, एंड रनिंग वाटर। या तो जो कॉन्क्रीट है वो या तो अपन पानी के अंदर अपन कास्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं भी रनिंग वाटर के अंदर अपन इसको कास्ट करें तो वहाँ अपन यूज कर सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ग्राउटिंग पर्पजेस के अंतर्गत भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक से पॉइंट हो गए अपने किसके, क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, नेक्स्ट जो सीमेंट रहेगा अपना वो रहेगा स्लैग सीमेंट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्लैग सीमेंट। और यहाँ उससे पहले एक और है वो भी देख लेते हैं, वाइट सीमेंट या फिर कलर सीमेंट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। पार्टीशन कर लेते हैं, चलो ऐसे पढ़ लेते हैं, एक ही बार में काम हो जाए, ठीक। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं वाइट सीमेंट या फिर आप इसको कलर्ड सीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, वाइट सीमेंट या फिर कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट की अपन बात कर लेते हैं, ठीक। वहीं यदि कोड की बात करें इसके लिए स्टैंडर्ड कोड भी दिया हुआ है, कोड का नंबर है अपना IS 8402। इस IS कोड के अंदर इसके बारे में डिटेल में सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक। तो अगेन अपन वही 3-4 चीज़ फिक्स पढ़ रहे हैं अपन। एक तो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपन को क्या डिफरेंस करना है। सेकंड अपन पढ़ रहे हैं कि इसके अंतर्गत ये जो कलर है वो कहाँ यूज़ किया जा सकता है, ये कौन सा सीमेंट है इसका कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। मेन अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है, ठीक। तो सबसे पहले यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, यदि मैं वाइट सीमेंट के मैन्युफैक्चर की बात करूँ, ठीक है, वाइट सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग की अपन बात कर रहे हैं, तो एक तो ये बनेगा किससे, प्योर वाइट चॉक से, ठीक है। किससे, प्योर वाइट चॉक से जिसके अंतर्गत क्ले नहीं हो, ठीक है। और यदि क्ले भी है तो क्ले के अंदर क्या नहीं होना चाहिए भाई, आयरन ऑक्साइड की कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयरन ऑक्साइड क्या देता है, कलर देता है, रेड कलर। अपन ने पढ़ा था ना, आयरन ऑक्साइड रेड कलर देता है, मैग्नीशिया है वो येलो कलर देता है। तो अपन को बनाना ही कैसा है, वाइट सीमेंट बनाना है। तो एक तो क्या करना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग किससे करनी है, प्योर वाइट चॉक एंड क्ले से करनी है। और क्ले कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। सेकेंडली अपन को याद करना है कि इसके अंदर जो भी अपन फ्यूल यूज़ करने वाले हैं तो वो क्या होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ठीक। वहीं यदि अपन बात करें कि यदि आपको वाइट की जगह अपन को कलर बनाना हो, यानी कलर्ड सीमेंट की बात करें, तो जो वाइट चॉक का जो रॉ मटेरियल उसी के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, 5 से 10% तक अपन क्या लिख देंगे, कलरिंग पिगमेंट उसके अंदर डाल देंगे। किससे, ग्राइंडिंग से पहले अपन ने क्या कर दिया, उसके अंदर ही कलरिंग पिगमेंट अपन उसके अंदर डाल देंगे। अब यदि किसी भी सीमेंट से आपसे पूछा जाए कि इसकी वाइटनेस को कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, तो वाइटनेस के लिए एक इंडेक्स होता है, उसको अपन कहते हैं हंटर स्केल। तो उससे आप इसकी क्या कर सकते हैं, वाइटनेस को चेक भी किया जा सकता है। वहीं अपन बात करें कि जो सीमेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि लॉस ऑफ इग्निशन होता है, ठीक है, तो वाइट सीमेंट के अंदर कोई भी लॉस ऑफ इग्निशन नहीं होता है, जीरो होता है,
ठीक। उसके बाद अपन कुछ कलरिंग पिगमेंट की बात करेंगे, कौन कौन सा कलर कहाँ पर यूज़ करते हैं, और उसके बाद में अपन बात करेंगे इस सीमेंट को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, बेसिक से पॉइंट है वो अपन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं भाई। वाइट सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करी तो कैसे होगा, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द प्योर वाइट लाइम, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर वाइट लाइम एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। एक तो अपन को क्या लेना है भाई, प्योर वाइट लाइम लेना है, और क्या लेना है, क्ले लेनी है फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। तो ये तो इसका मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। वहीं यदि मैं कलर सीमेंट की बात कर लेता हूँ तो कलर में क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड कर देंगे अपन क्या, कलरिंग पिगमेंट। कलर्ड सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है, या फिर बनाना है क्यों कह सकते हैं अपन डायरेक्टली, कलर सीमेंट मेड by adding 5 to 10% coloring pigments before grinding, यानी कि जब अपन क्लिंकर की ग्राइंडिंग करते हैं उस ग्राइंडिंग से पहले अपन क्या कर देते हैं, 5 से 10% कलरिंग पिगमेंट को इसके अंदर डाल देते हैं वाइट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा जिस भी कलर का अपन को चाहिए। वहीं अपन ने बात करी कि इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसकी वाइटनेस को, तो हंटर स्केल या फिर ISI स्केल इसको नाम दिया गया है, जो कि मेजर करता है सीमेंट की वाइटनेस को। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली हंटर स्केल और ISI scale is used to measure the whiteness of white cement। यदि आपसे वाइट सीमेंट की वाइटनेस के बारे में पूछे कि कौन से स्केल से मेजर किया जाता है, तो किससे किया जाता है भाई, हंटर स्केल से किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अंतर जो लॉस ऑफ इग्निशन है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इग्निशन इज 0 इन वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के अंदर लॉस ऑफ इग्निशन क्या होता है, 0 होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और जो कलर पिगमेंट्स अपन मिलाते हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फॉलोइंग कलरिंग पिगमेंट्स, या फिर अपन बात करें पिगमेंट जो कि कलर देते हैं। ठीक है, फॉलोइंग कलरिंग पिगमेंट्स आर यूज्ड। कौन कौन से कलरिंग पिगमेंट को यूज़ किया जाता है उनके बारे में लिख देते हैं। यदि फर्स्ट मैं बात करूं, यदि आपको सीमेंट को बनाना है, मतलब पिगमेंट कौन कौन सा कलर देता है, यदि मैं बात करूं क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, एक जो अपना कलरिंग पिगमेंट है वो क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड। तो देखो बेसिकली जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो कैसा कलर देता है, गिव्स ग्रीन कलर। ठीक है, कैसा कलर देता है भाई, ग्रीन कलर। यदि आपको ग्रीन कलर का सीमेंट चाहिए तो क्या कर दोगे आप, उसके अंतर्गत क्या मिला दोगे भाई, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, यदि आपको क्रोमियम ऑक्साइड की जगह कोई और पिगमेंट मिल जाए, यानी आपको कोबाल्ट मिल जाए, तो कोबाल्ट कैसा कलर देता है भाई, ब्लू कलर देता है। ये तो आपको पता ही, कोबाल्ट ब्लू। ठीक है, तो कोबाल्ट इम्पार्ट ब्लू कलर। कोबाल्ट की वजह से कैसा आता है भाई, ब्लू कलर के अंदर आता है। वहीं यदि मैं बात करूं मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यदि मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज़ करोगे तो ये कैसा कलर देगा, ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैसा कलर देता है भाई अपने को, मैग्नीज डाइऑक्साइड गिव ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउन।
तो ये क्या हो गया, मेन कलरिंग पिगमेंट हो गए। इससे कई बार ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन जाता है कि क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से सीमेंट कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। कोबाल्ट की वजह से कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ब्लैक एंड ब्राउन होता है। वहीं अपन यूज़ की बात करें तो यूज़ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ वॉल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पज से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप यूज़ भी यहाँ लिख लीजिएगा, यूज्ड इन फ्लोरिंग। पहला तो हो गया फ्लोरिंग के अंतर्गत। और कहाँ यूज कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ वॉल्स, प्लास्टर ऑफ वॉल्स एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स, ऑर्नामेंटल वर्क्स। ये इसके अपने क्या हो गए, यूज हो गए वाइट सीमेंट और कलर सीमेंट के। ठीक है, तो यहाँ तक मेन अपन को 4-5 पॉइंट अपन ने यहाँ याद रखे। क्या रखा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग का रखा कि मैन्युफैक्चर किससे किया जाता है, फैट, प्योर वाइट लाइम और क्ले होना चाहिए आयरन ऑक्साइड से फ्री। उसके बाद अपन ने बात करी कलर, यदि आपको डालना है तो ग्राइंडिंग से पहले ही 5 से 10% कलरिंग पिगमेंट डाल दो। यदि वाइटनेस चेक करनी है तो हंटर स्केल से अपन कर सकते हैं। फिर अपन ने बात की पिगमेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो वो अपन यहाँ लिख दिया, क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अपन यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल लॉस 0 होता है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिंपल जहाँ भी अपन को फ्लोरिंग करनी है या फिर फेस ऑफ प्लास्टरिंग वॉल एंड ऑर्नामेंटल पर्पज से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया, अपना वाइट। अब अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक ठीक है, या फिर इसको अपन कह सकते हैं वाटर रिपेलेंट। ठीक है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वाटर रिपेलेंट सीमेंट। इस सीमेंट के लिए भी IS कोड सेम ही है 8403। ठीक है, इसी कोड के अंतर्गत इसका भी जिक्र हुआ है, हाइड्रोफोबिक। तो बेसिकली देखो, आप हाइड्रोफोबिक यानी फोबिया मतलब क्या होता है, डर। ठीक है, यानी ऐसा सीमेंट यूज़ करना है जो कि हाइड्रोफोबिक कंडीशन के अंतर्गत आता है, यानी जिसमें अपन को वाटर प्रूफ बनाना है या फिर वाटर टाइट कहीं भी स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, हाइड्रोफोबिक सीमेंट कह देते हैं। तो बेसिकली जब अपन बात करते हैं, पहली बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपन को क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है या फिर कुछ हटाना है या फिर कंटेंट को कम करना है, यही चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब अपन OPC की ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके साथ में कुछ एजेंट मिला देते हैं। ठीक है, वो होते हैं एसिड्स होते हैं। उनकी परसेंटेज की मैं बात करूँ तो 0.1 से लेकर 0.5% तक उसके अंदर अपन या तो ओलिक एसिड मिला सकते हैं या स्टीरिक एसिड मिला सकते हैं, बोरिक एसिड मिला सकते हैं या फिर नैप्थालिनिक एसिड बनाते हैं। ये एसिड्स क्या करते हैं, जो भी सीमेंट के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक वाटर रिपेलेंट एक लेयर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर सीमेंट के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाता है जल्दी से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ कहाँ आती है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या लिखना है अपन को, नया क्या है भाई, इसके अंदर क्या ऐड कर देना है, एसिड्स अपन को ऐड कर देना है। तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड by grinding of OPC with 0.1 to 0.5%। अब कौन कौन से एसिड्स हैं वो एसिड्स के आपको नाम याद रखने, ऑयलिक एसिड एक हो जाएगा अपना, ऑयलिक एसिड। ठीक है, याद रखने हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कौन कौन से एसिड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक तो होगा ऑयलिक एसिड, एक होता है स्टीरिक एसिड। क्या होता है भाई, स्टीयरिक एसिड, इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा क्या यूज़ किया जाता है भाई, बोरिक एसिड। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, बोरिक एसिड एंड लास्ट वन इज बोरिक एसिड एंड लास्ट वन इज नैप्थेनिक एसिड। ठीक है, नैप्थेनिक एसिड। ठीक है, और ये आपने एक सब्जेक्ट और है जिसके अंदर अपन को कहीं भी जैसे रिजर्वायर के अंदर क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत हो रहा है, सॉरी एवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी वहाँ पे ये इन एसिड्स को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये जो है जो एसिड्स हैं, ठीक है, यदि एसिड्स की मैं बात करूँ, इसका वीक पॉइंट क्या है बेसिकली, क्योंकि देखो इसने आप ही बताया है कि सीमेंट के पार्टिकल्स के साथ में क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा, जिससे क्या होने लगेगा, उसकी रिएक्शन को रोक देगा। तो यानी अपन बात करें इनिशियल टाइम के अंतर्गत या फिर बात करें छोटे टाइम के अंदर, तो जो इसकी स्ट्रेंथ रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है।
भाई यदि मैं बात करूँ 3 दिन के बाद की, 7 दिन के बाद की स्ट्रेंथ की यदि मैं चेक करूँगी सीमेंट की, तो वो क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक जो फिल्म जो बना लेता है पार्टिकल्स के साथ में, वो क्या करता है, वाटर के इंटरेक्शन को नहीं होने देता है पूरे पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। बट जब अपन बात करें लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी 28 डेज की बात स्ट्रेंथ की बात करें, या फिर अपन 90 डेज की बात करें, तो ये लगभग ओपीसी के बराबर ही स्ट्रेंथ को दे देता है। तो सबसे पहले इस वीक पॉइंट को लिख लीजिएगा। वीक पॉइंट ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट is it gives small strength in initial stage because, अब ये इनिशियल स्टेज पे स्ट्रेंथ लॉस क्यों होती है भाई, ड्यूरिंग बिकॉज द हाइड्रोफोबिक फिल्म ऑफ सीमेंट गेन्स विल प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ द वाटर, बिकॉज द हाइड्रोफोबिक फिल्म prevents the interaction of वाटर टू सीमेंट, यानी इनके जो इंट्रैक्शन को क्या कर देती है भाई, रोक देती है। इस वजह से क्या होता है, उस टाइम पे स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। बट आफ्टर 28 days it gives same strength as OPC, यानी कि 28 दिन बाद वही स्ट्रेंथ देने लग जाता है जो कि OPC देता है, ठीक है। तो अब इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसको कहाँ यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। अल्टीमेटली डैम्पिंग जो अपना ऐसा एरिया होगा जहाँ डैम्पिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी मॉइस्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो कहाँ रहेंगे, बेसमेंट्स के अंतर्गत, या फिर कहीं भी सीमेंट को अपन को स्टोर करके रखना है, कोई भी स्टोरेज है, ठीक है, तो स्टोरेज के अंतर्गत, या फिर कंक्रीट को वाटर टाइट जहाँ पे भी बनाना हो तो वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर यूज use in storage basements and कहाँ पे यूज़ करेंगे, मेकिंग वाटर टाइट कॉन्क्रीट एंड मेकिंग वाटर टाइट कॉन्क्रीट, इसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे भी आपको वाटर टाइट कॉन्क्रीट बनानी हो, बेसमेंट्स बनाने हो, या फिर कहीं भी सीमेंट या फिर किसी मटेरियल को स्टोरेज किया जाता है, जहाँ पे अल्टीमेटली अपन बात करते हैं कि डैम्पनेस के क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से पॉइंट हो गए जो अपन ने यहाँ पे पढ़े। लास्ट आता है अपना पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। क्या आता है भाई, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट अपना आ गया पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ठीक है। तो इसके लिए यदि कोड की बात करूँ तो इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड है अपना 455, ठीक है। इस कोड के अंदर इसके बारे में पूरी डिटेल्स मेंशन है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अगेन फिर मैन्युफैक्चरिंग से। तो प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसके अंतर्गत जब अपन सीमेंट बना रहे हैं तो इंटर ग्राइंडिंग करेंगे किसकी, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की और हार्ड बर्न जिप्सम एंड सीमेंट क्लिंकर्स, ठीक है। ये तीन चीज़ रहेंगी। क्या क्या रहेगा, एक तो रहेगा अपना ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, एक रहेगा अपना हार्ड बर्न जिप्सम, और थर्ड क्या रहेगा मेरा सीमेंट क्लिंकर्स। तो कैसे बनाएंगे, प्रिपेयर्ड बाई इंटर ग्राइंडिंग ऑफ prepared by intergrinding of blast furnace slag, hard burnt gypsum
एंड सीमेंट क्लिंकर्स, एंड सीमेंट क्लिंकर्स। ठीक है, इन तीनों ही चीज़ों को याद रखना है। क्या क्या है, एक तो है अपना ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, एक अपना हो गया हार्ड बर्न जिप्सम, और तीसरा क्या होगा, सीमेंट क्लिंकर्स। ठीक है, इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इनडेफिनाइट प्रोपोर्शंस। फिक्स प्रोपोर्शन रखेंगे, ऐसा नहीं किसी भी कंटेंट के अंदर फिक्स प्रोपोर्शंस। ठीक, ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन तैयार हो गया। उसके बाद में यदि पार्टिकल साइज़ की मैं बात करूँ तो बेसिकली देखो, ये जो ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है एक तरह से क्या है, टाइप ऑफ पोज़ोलानाई है। ठीक है, और जो पोज़ोलानाई पार्टिकल की साइज़ क्या होती है, एज़ कम्पेयर टू क्ले क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो द पार्टिकल साइज ऑफ पोज़ोलाना इज लेस देन क्ले के जो पार्टिकल्स हैं उनसे इस पोज़ोलाना की जो साइज़ क्या होती है, कम होती है। वहीं यदि कंटेंट की बात करूँ तो देखो, इसके अंदर जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो लेता है वो अपन लेते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात कर लेते हैं पहले, ये क्या समस्या है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंतर्गत क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के अंदर 45% तो अपना लाइम होता है और 35% के समथिंग क्या होता है, सिलिका। तो दिस इज 45% तो क्या कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड 35% क्या होता है इसके अंतर्गत SiO2। इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, अपना ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे जैसे अपन टाइम जाता जाएगा स्ट्रेंथ लेता जाएगा। तो टेक स्ट्रेंथ कैसे, विद अकॉर्डिंग टू टाइम, विद टाइम। तो टेक स्ट्रेंथ विद टाइम, जैसे जैसे टाइम, जैसे अपन ने बात की थी लो हीट सीमेंट की, वो भी क्या देता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है, उसी तरह ये भी ज़्यादा देता है। और ऑफर्स लेस परमिएबिलिटी। अब लेस परमिएबिलिटी क्यों देगा भाई, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फाइन है भाई। ब्लास्ट फर्नेस के जो पार्टिकल हैं वो एज़ कम्पेयर टू क्ले फाइन्स हैं, तो यानी कि जो छोटे छोटे वॉइड्स होंगे उनको भी क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो इसके अंदर से यदि वाटर को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है तो इसकी क्या हो जाती है, परमिएबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। अब इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, तो जहाँ भी अपन ने वाटर को स्टोर करना हो, जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की, भाई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में कोई डैम हो गया, कोई रिजर्वायर हो गया, ठीक है, कोई कैनाल हो गया, उसकी लिनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर इसको यूज किया जा सकता है। वही इसके सरफेस एरिया की मैं बात करूँ, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो इसका 2250 से कम नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया should not be less than किससे कम नहीं होना चाहिए भाई, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इससे कम नहीं होना चाहिए किसका, क्या, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट अपने यहाँ पे बड़े पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के। तो देखो, ये अपन ने एक तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा। एक क्लासिफिकेशन और होता है सीमेंट के टाइप्स का, वो होता है कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपन ने बात करते हैं एज पर द कोड, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो कोड है अपना 10262 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीमेंट को 7 कैटेगरी के अंतर्गत डिवाइड किया हुआ है। तो एज पर IS 10262, ठीक है, कौन सा है भाई, 10262। वी फर्दर क्लासिफाइड the cement in 7 classes। ठीक है, इन 7 कैटेगरीज के अंतर्गत अपन को क्या कर देते हैं भाई, कैटेगरीज एज फॉलोज। ये जो क्लासिफिकेशन जो IS कोड ने दिया है वो दिया है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कितनी स्ट्रेंथ वो देता है 28 डेज के बाद में। तो क्लासिफिकेशन का सीधा सीधा सा अपन को लिखा हुआ है ABCD। ठीक है, यानी A B
C D E F एंड G हो गए 7, ठीक है। तो ये 7 क्लासिफिकेशन है एज पर कोड। अब इसका जो स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया क्या है, यदि आपकी जो स्ट्रेंथ जो आ रही है सीमेंट की वो क्या आ रही है 32.5 से लेके 37.5 के बीच में है, तो क्या होगा कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। यदि जो स्ट्रेंथ है वो मेरी क्या हो 32.5 मेगा पास्कल से लेके यदि 37.5 मेगा पास्कल के बीच में आ रही है तो एज पर IS कोड ये जो सीमेंट की ग्रेड रहेगी या कैटेगरी रहेगी वो मेरी क्या रहेगी A रहेगी। वहीं यदि मैं बात करूँ 37.5 से 37.5 मेगा पास्कल से लेके 42.5 मेगा पास्कल के बीच में है तो वो कैटेगरी B के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर दिया जाए, यदि 42.5 से स्टार्ट कर दिया जाए और 47.5 मेगा पास्कल की बात करें तो वो स्ट्रेंथ का मतलब सीमेंट की कैटेगरी क्या हो जाएगी C हो जाएगी। वहीं यदि अपन बात करें 47.5 से 52.5 मेगा पास्कल की बात कर लें तो कैटेगरी D हो जाएगी। वहीं यदि अपन 52.5 मेगा पास्कल से लेके और 57.5 मेगा पास्कल की बात करते हैं तो वो कैटेगरी अपनी E हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे 57.5 मेगा पास्कल से लेके 62.5 मेगा पास्कल है तो कैटेगरी नंबर F एंड आफ्टर दैट जो लास्ट कैटेगरी जो कोड के द्वारा दी गई है वो है अपनी 62.5 मेगा पास्कल टू 67.5 मेगा पास्कल। तो दीज आर द 7 कैटेगरीज एज पर IS कोड क्लासिफिकेशन। तो दिस इज द ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट अपन ने 12-13 टाइप का तो इधर पढ़ लिया भाई, OPC पढ़ा, उसके बाद यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हुआ, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हुआ, स्लैग सीमेंट हुआ, सल्फेट अटैक हुआ, हाई एल्यूमिना हुआ, ठीक है। उसके बाद में लो हीट सीमेंट पढ़ा अपन ने, उसके बाद में अपन ने पोर्टलैंड स्लैग पढ़ा, वाइट पढ़ा, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के अपन ने सीमेंट पढ़े। सबके अंदर क्या होता है थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग को चेंज किया जाता है, ठीक। और ये अपने कोड ने दे दिया सीधा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 7 कैटेगरी के अंदर सीमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया टाइप्स ऑफ सीमेंट। बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब अगली क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।